आज हमारे साथ हैं रवीश राठी जी। रवीश राठी जी एक कलाकार हैं और ये हमारे महान मेरठ को बिलोंग करते हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत खास हैं। रवीश राठी जी का बचपन इन्हीं मेरठ की गलियों में बीता। उनका बचपन सैनिक विहार में बीता, जो कि मेरठ का ही एक एरिया है। रवीश राठी जी के पिताजी पुलिस में काम करते हैं, उनकी माताजी एक होम मेकर हैं और उनके बड़े भाई साइबर सिक्योरिटी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रवीश राठी जी को बचपन में ही एहसास हो गया था कि उनको इस कला से प्यार है। उन्होंने बचपन से ही इस कला पे काम करना शुरू कर दिया था। स्कूल में उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करा जिससे उनकी ये कला निपुण होती चली गई और आज वो एक नेशनल लेवल आर्टिस्ट बन चुके हैं। उन्होंने बहुत साल थिएटर किया है और आज भी थिएटर उनका पहला प्यार है। थिएटर के साथ साथ उन्होंने बहुत इंडिया के बड़े चैनल्स जैसे कि स्टार प्लस, कलर्स और न जाने कितनी मूवीज़ में भी पार्टिसिपेट किया है, काम किया है। तो आज हम उनसे उस जर्नी के बारे में जानेंगे, हम सीखेंगे और उनसे कुछ नई बातें जानेंगे इस इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि ये इंडस्ट्री हमारे लिए तो नई है। तो हम समझेंगे उनसे क्या नुआंसेस हैं, क्या उनके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्या उन्होंने सीखा है। सो लेट्स बिगिन दिस इंटरव्यू और आज हम बात करते हैं रवीश राठी जी से। रवीश जी, सबसे पहले मुझे आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई, किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया इस प्रोफेशन में आने के लिए? जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में पहले से ही बता दिया कि मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ और मेरठ से ही ये शुरू हुआ था। स्कूल्स में बचपन में जो है मैंने काफ़ी डांस के शोज़ किए हैं, तो कह सकते हैं कि बचपन से ही जो आर्ट्स है, कला है, इसकी तरफ रुझान मेरा पहले से ही था। हाँ, लेकिन ये था कि मुझे एक्टिंग में करियर बनाना है, ये इसका मुझे मतलब कोई पहले से ही मुझे इसका कोई अंदेशा नहीं था। तो धीरे धीरे जैसे कि चीज़ें आगे बढ़ने लगी, दिमाग थोड़ा सा ओपन होने लगा। 12th किया, उसके बाद में फिर कुछ लोगों से मिला मैं, और लोगों से मैं मिला तो काफ़ी लोगों ने कहा कि खाली डांस से काम नहीं चलेगा, आप एक्टिंग में भी कुछ करने की कोशिश करो जो है, तो हो सकता है आपका एक्टिंग में कुछ अच्छा हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है, तो उसके लिए क्या करें। तो काफ़ी लोगों ने बोला कि आप थिएटर करो, और दिल्ली में नहीं कर सकते हो तो मुंबई जाके करो, लेकिन आप थिएटर ही करो इस चीज़ के लिए, क्योंकि आप बिना सीखे आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो मैंने सोचा कि जब थिएटर करना ही है और इस लाइन में आपको करियर बनाना ही है, तो मैं मुंबई से ही शुरुआत करता हूँ इसकी। तो मैं मुंबई पहुँचा और मैंने वहाँ पे एक बहुत ही जाना माना थिएटर ग्रुप है, अंक थिएटर ग्रुप, श्री दिनेश ठाकुर जी का, उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया और आज तक भी वो काम जो है वो जारी है। आप ऐसा मानते हैं कि इस कला को सीखने के लिए थिएटर एक बेटर मीडियम है दैन द सीरियल्स एंड द मूवीज? आपके क्वेश्चन के जो आंसर है वो यही है कि थिएटर से ही शुरुआत करनी चाहिए। किसी को भी अगर सीखना है, एक्टिंग में करियर अपना बनाना है, तो थिएटर ही एक नींव के तौर पे काम आता है। और आपकी नींव अगर मजबूत है तो ही आप आगे कुछ दीवार बना सकते हो, आप उस पर घर बना सकते हो, कुछ भी होगा। तो जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं स्टार्टिंग में, तो हमें ABCD ये सब पढ़ना पड़ता है, हमें स्टार्टिंग से ही सिलेबस नहीं मिल जाता हमें बड़ा बड़ा। तो थिएटर हमें एक्टिंग का ABCD सिखाता है और बाकी चीज़ें भी सिखाता है। आपका डिसिप्लिन हो जाता है उसमें, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है, आपका कंसंट्रेशन आ जाता है, आपका ऑब्जर्वेशन आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो थिएटर आपको सिखा देता है, और वो सीखना बहुत ज़रूरी है आपकी रियल लाइफ के लिए भी, रियल लाइफ के लिए भी। तो जिसको भी करना है, इस लाइन में आना है, तो वो थिएटर से ही शुरुआत करें, मैं तो यही सजेशन दूंगा। रवीश जी, आपका 15 साल का अनुभव है, 15 सालों से ज़्यादा का अनुभव है इस इंडस्ट्री का। क्या आप कोई ऐसी 3 चीज़ें बता सकते हैं जो इस इंडस्ट्री ने आपको सिखाई हैं? 3 चीज़ों में तो मैं बोल सकता हूँ कि पहली चीज़ तो जो है वो है सब्र। वो मुझे बहुत ज़्यादा आ गया है, और इस लाइन के लिए एक्चुअली सब्र होना बहुत ज़रूरी है हर किसी के अंदर। कोई जाते ही स्टार नहीं बन जाता है, कोई जाते ही आपको काम नहीं दे देगा जो है। तो सब्र का होना बहुत ज़रूरी है। इवन आप थिएटर भी कर रहे हैं तो आपको स्टेज पे एकदम से कोई भी नहीं जाने देगा जो है। आपसे कुछ टाइम तो आपसे बैक स्टेज वो करवाएंगे ही आपको सिखाने के लिए, तो उतना सब्र होना चाहिए जो है। दूसरा जो है वो डेडिकेशन है किसी भी काम के लिए। क्या भी मुझे ये काम अगर मिला है तो मुझे करना है हर हाल में। मुझे अगर कोई रोल मिला है, मुझे अच्छा देना है इसमें अपने आप को जो है। ये कोई खाने या खेलने का काम नहीं है। हम काम करते हैं तो मेरे काम से ही मेरी पहचान है। बिल्कुल।
तो अगर मैं काम अच्छा करूँगा तो ऑब्वियसली लोग मुझे जानेंगे, पूछेंगे, अदरवाइज़ मैं काम नहीं करूँगा तो मुझे दोबारा कोई बुलाएगा भी नहीं। तो वो चीज़ है। और तीसरी जो चीज़ है वो आई है मेरे अंदर टाइम को लेके पंक्चुअलिटी। वो आपकी लाइफ में हर जगह काम आती है। अगर मुझे इस इंटरव्यू के लिए आपने मुझे बुलाया है कि हम 2 बजे हम इसको स्टार्ट करेंगे, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उससे आधे घंटे पहले पहुंचूं। तो टाइम लेकर के चलना और टाइम की पंक्चुअलिटी को समझना, ये हमें जीवन में हर जगह काम आता है। कहते हैं ना कि समय की कद्र करना, वो हमेशा होना चाहिए। समय को कभी भी आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। कब आपको वो कहते हैं ना कि ज़मीन से उठा के ऊपर कर देगा और कब ज़मीन पे ले आएगा आपको नहीं पता रहेगा। तो ये 3 चीज़ें अगर आपकी लाइफ में हैं और जो मैंने सीखी हैं, तो ये मेरे लिए मतलब बड़ी चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है ये तीनों चीज़ें हर इंडस्ट्री में, हर प्रोफेशन में बहुत ज़रूरी हैं। रादर हर किसी की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। सब्र होना, डेडिकेशन होना, पंक्चुअलिटी होना। करेक्ट। लेकिन आजकल पंक्चुअलिटी की वैल्यू काफ़ी कम होती जा रही है। हाँ, यू कैन से। तो क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो समय को जो इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, वैल्यू नहीं देते, इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। किसी ने अगर बुलाया है कि भाई आप इंटरव्यू के लिए आ जाओ, ये टाइम पे, या मैं आपका वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आदमी इंसान बड़े रिलैक्स होके जाता है जो है, अरे चले जाएंगे यार, शादी में जाना है तो अरे चले जाएंगे। कहते हैं कि लेट जाने वाले की पूछ होती है यार, ये वो सब पुरानी बातें हो चुकी हैं। खासकर इंडिया में, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। करेक्ट। लेकिन समय का क्या होता है ना कि हमारे बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि जो चीज़ गुजर गई वो वापस नहीं आती है। तो समय ऐसा ही है, जो एक बार गुजर गया वो वापस नहीं आएगा। बिल्कुल। तो आप जो आज अभी कर सकते हो वो आप आधे घंटे पहले या आधे घंटे के बाद नहीं कर सकते हो। हर चीज़ का एक समय तय है। जैसे कि आज हमारा एक समय तय है कि हम बैठ के बात कर रहे हैं, तो ये हम कल भी कर सकते थे, सही बात, कल कर सकते हैं ऐसे भी, बट जो है वो फिक्स है। तो ये तो होना चाहिए। समय आपका बहुत मतलब एक तरीके से कहते हैं, मतलब समय आपको लेके चलना पड़ेगा हर चीज़ में। चाहे आप कोई भी काम करो, आप सुबह उठते हो, आप रात को सोते हो, बट उस टाइम पूरे दिन में आप क्या करते हो, वो एक चीज़ आपकी बंधी हुई है टाइम से। क्या मुझे सुबह उठ के जो भी मेरे काम है वो निपटाने हैं। आप सुबह के काम रात को नहीं कर सकते हैं। कहते हैं ना, टाइम इज़ मनी। करेक्ट। आपका 15 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। अब आप कुछ अपने आगे आने वाले टाइम के बारे में बताइए, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। आपने मूवीज़ कर ली, आपने सीरियल्स कर लिए, आपने थिएटर कर लिया इंडिया में, अब क्या हॉलीवुड की तरफ जाने का इरादा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। हॉलीवुड का ऐसा कुछ प्लान तो है नहीं फिलहाल ऐसा, बट इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ आता है तो ऑब्वियसली आई कैन डू। एंड नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो एक नया अभी एक सीरियल है, तो उसके लिए मुझे एक्चुअली लुक भी मैंने उसी के लिए रखा हुआ है, तो उसी की तैयारी है। अभी मुंबई जाने के बाद में उसी की शूट करना है। तो उसमें एक्चुअली छत्रपति शिवाजी का कैरेक्टर मैं निभाने वाला हूँ। तो ये मेरे लिए बड़े ही गर्व की बात है। और जो प्रोडक्शन है वो चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी हैं, जो फर्स्ट जिन्होंने चाणक्य प्ले किया था सीरियल्स में, तो उनके ही डायरेक्शन में आई थिंक मैं ये काम करूँगा, और मेरे लिए ये बड़ी बात है जो है। तो फिलहाल तो हाथ में यही है। बाकी मैं बहुत ही रिलैक्स होकर काम करता हूँ, और मैं मकड़ी की तरह ऐसे जाल फैला करके कि एक हाथ में ये है एक हाथ में वो है, तो ऐसा मैं काम नहीं करता हूँ। मेरा एक्चुअली फोकस का ये रहता है कि मैं एक ही चीज़ पे एक टाइम पे फोकस रहे मेरा, तो मैं सिर्फ एक टाइम पे एक ही काम पकड़ता हूँ। ऐसे प्लेज रहते हैं, हम एक प्ले उठाते हैं तो हम एक प्ले पे ही हमारा फोकस रहता है कि हाँ भी आगे जाके 3 महीने बाद या 4 महीने बाद हमें इसको शो करना है या प्ले करना है, तो हम एक ही प्ले पे काम करते हैं। तो ऐसे ही मैं जब कोई काम आता है इंडस्ट्री में तो मैं सबको डेट्स नहीं देता हूँ। काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं कि भाई आप फ्री हैं कि नहीं है, बट जो क्या होता है कि काम मैं वो पकड़ता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। क्या मैं इसमें मुझे कुछ करने के लिए है इसमें, और मेरा ये पहले से एक तरीके से ड्रीम था कि मुझे काश कभी ऐसा कुछ हो कि मैं शिवाजी का कैरेक्टर निभा पाऊँ। तो लकीली टचवुड ये मुझे भगवान की कृपा से मिला है, तो मैं अपनी 100% देने का कोशिश करूँगा इसमें। बाकी आगे जैसी महादेव की इच्छा। तो फिलहाल तो यही। हम माने कि हॉलीवुड जाने में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है? फिलहाल तो ऐसा कुछ प्लान भी नहीं है, और ऐसा सोचा भी नहीं है कि जाने का इंटरेस्ट नहीं है। बट हाँ, काम है। एक्टर इंसान को जैसे कहीं मौका मिलता है तो मौके की तलाश में हम लोग रहते हैं। अच्छा अगर मिलता है तो ऑब्वियसली आई विल डू। सही बात।
रवीश जी, जब आपने ये डिसीजन लिया, जैसा कि आपने मुझे बताया कि आपने बचपन में ही सोच लिया था कि आपको एक्टिंग में जाना है, जब आपके परिवार वालों को, आपकी फैमिली को इस बारे में पता चला, उनके कैसे रिएक्शंस थे? उन्होंने क्या किया? उन्होंने सपोर्ट किया, मना किया आपको, जैसा कि हमारे आसपास होता है, क्योंकि ये प्रोफेशन थोड़ा सा बदनाम है। तो आपकी फैमिली का क्या रोल रहा है आपकी अभी तक की जर्नी में? एक्चुअली क्या है कि आज से 20-25 साल पहले मोस्टली फैमिलीज़ नहीं चाहती थी कि हमारे बच्चे इस इंडस्ट्री में जाए जो है, क्योंकि इतना लोग इतना इस चीज़ के लिए ज़्यादा आज के समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज की जो फैमिलीज़ हैं, मॉम डैड्स हैं, वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जाए इसमें, थोड़ा ओपन माइंडेड है, थोड़ा एंटरटेनमेंट की तरफ जाए। और आजकल मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम्स पे और यूट्यूब पे काफ़ी बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं इससे रिलेटेड जो है। तो आज की डेट में सब एक तरीके से ओपन माइंडेड हो चुके हैं, करियर ऑप्शन ज़्यादा हैं, ऑप्शन ज़्यादा है उनके पास में जो है। बट हमारी टाइम में ये था कि भाई आपको या तो कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए आपको, आप डॉक्टर बन जाओ, आप इंजीनियर बन जाओ, आप टीचर बन जाओ, आप किसी भी फील्ड में जाओ, बट आपको एक स्टेबिलिटी एक के तौर पे आपको कोई ना कोई ऐसा प्रोफेशन चुनना पड़ेगा। और ये लाइन क्या है ना, इसमें स्टेबिलिटी नहीं है। ये ऐसा है कि आपको रातों रात आपको स्टार बना दे, अदरवाइज आपको पता नहीं कितना समय लगे। इसीलिए मैंने कहा कि इसके लिए सब्र होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको इस लाइन को करियर चुनना है तो फैमिली में थोड़े से थे कॉम्प्लिकेशंस पहले स्टार्टिंग में, बट मम्मी को मैंने थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस में लिया कि नहीं मैं कर लूँगा, मुझे जाने दो, ये है वो है, मैं नहीं निकलूँगा यहाँ से तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो बोले कि यार बेटा कैसे होगा, वहाँ कोई जानता नहीं है, कुछ नहीं है, ये है वो है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, घर से बाहर निकलूँगा तो 100 चीज़ें मैं देखूँगा, मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरा जहाँ तक ये लगता है कि आज मैं देखता हूँ अपने आप को, तो मुझे लगता है कि जो डिसीज़न मैंने उस वक्त लिया था तो वो मुझे उस पर कोई रिग्रेट नहीं है आज की डेट में, कि मैंने जो डिसीज़न लिया वो सही लिया। कि हाँ थोड़ा अलग हटके है, फैमिली से अलग हटके है, थोड़ा सा उनसे गुस्सा होके या कैसे भी करके मैं निकला हूँ जैसे भी है। बट हाँ एक टाइम पे फादर थोड़ा सा चाहते थे कि मैं उनके अकॉर्डिंग चलूँ, बट वो नहीं हो पाया। बट आज वो देखते हैं किसी ना किसी ज़रिए से कि हाँ भी बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी गॉड फादर के ये बंदा वहाँ तक पहुँचा है और काम कर रहा है, तो उनको थोड़ा सा सुकून है इस चीज़ का कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ से बेटर है, ठीक है वही वहाँ पे काम कर रहा है। तो मेरे लिए ये अच्छा है कि मतलब कि एटलीस्ट फैमिली ने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को। सही बात है। और किसी भी प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने के लिए फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट ज़रूरी सपोर्ट है। के साथ ब्लेसिंग्स भी होती हैं इन्वॉल्व। करेक्ट। और आज भी मुझे फादर बस यही बोलते हैं कि बेटा जो तुम कर रहे हो उसको पूरी कंसिस्टेंसी से करते रहो, ईमानदारी से करते रहो और बस एंजॉय करो, जो कर रहे हो उसको एंजॉय करो। एटलीस्ट वो सबसे पहले होता है। कोई प्रेशर में आके कुछ भी आपसे कोई काम होगा ही नहीं कभी भी। आप चाहे कोई आप बुक लिख रहे हो, आप चाहे कोई ये इंटरव्यू ले रहे हो, आप व्हाटएवर जो भी आप कर रहे हो, इवन खाना बना रहे हो, आपका प्रेशर रहेगा तो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही, सीधी सी बात है। हर काम में आपका एक है, आपका माइंड रहना चाहिए, आप रिलैक्स होकर काम करो तो सारी चीज़ें हो जाती हैं अच्छे से। तो एक तरीके से तो ये था कि फैमिली मान चुकी है फाइनली, तो सब खुश हैं कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं खुश हूँ। सही बात है, क्योंकि आपका बच्चा अगर खुश नहीं है जिस प्रोफेशन में वो जाना चाहता है और उसको नहीं मिल रहा है जाने, तो मेरे हिसाब से ना माँ बाप खुश है ना बच्चा खुश है फिर। और अगर खुशी नहीं है तो किसी भी बात का कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई मतलब नहीं रह जाता। तो मैं तो ये हर माँ बाप को मैं ये बोलूँगा कि आप अपने बच्चों के मन को पढ़ें कि वो क्या करना चाहते हैं इन फ्यूचर इन लाइफ। ये ज़रूरी नहीं कि आप जो उनको बनाना चाहते हैं वो बने। बिल्कुल आप उनके मन को पढ़ें, उनके दिल को समझें, उनके दिमाग को समझें। ठीक है बच्चों का इतना मेच्योरिटी नहीं है, समय के साथ वो चीज़ आ जाती है एक एज के अकॉर्डिंग। आई थिंक मुझे लगता है कि आज के बच्चे इतने एडवांस हैं, इतने शार्प हैं कि वो समझ जाते हैं कि अभी 15-16 के बाद या 20 साल के बाद मुझे कि हाँ मुझे इस लाइन में जाना है या मुझे इस लाइन में जाना है। तो मेरे हिसाब से घर वालों को जो फैमिलीज हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए जिस भी उनका जाने का ये। हाँ आप ये हो सकते हैं कि अगर उनको अगर कोई करियर चुनने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे हिसाब से उनको थोड़ा गाइडेंस देना ज़रूरी है उस चीज़ के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चा एक अपनी पर्सनालिटी और एक अपना प्रारब्ध लेकर आता है। करेक्ट।
तो हम उसे अगर फोर्स करते हैं ज़बरदस्ती किसी और फील्ड में जाने के लिए और उसका मन कहीं लगा हुआ है तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं रह सकता, कभी खुश नहीं रह सकता। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। और आजकल के बच्चे सच में बहुत स्मार्ट हैं और 20 साल भी नहीं, वो रादर पहले ही अपना सोच लेते हैं, समझ Correct. लेते हैं कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं। और एक्टिंग एक अपने आप में पूरा प्रोफेशन है, एक आर्ट है जिसको उसी की तरह रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। जैसा आप सक्सेसफुल हुए हैं, आपने अचीव किया है, बाकी लोग भी ज़रूर कर सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट। मेरा ये मानना है कि सक्सेस जो होता है ना, वो लाइफ में बहुत से लोगों को मैंने सुना है कि यार मुझे सक्सेस होना है, मुझे इस लाइफ में या मुझे अपने जॉब में, मुझे अपने करियर में मुझे सक्सेस बनना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है। मेरा ये एक मतलब एक मेरी पर्सनल चॉइस है या पर्सनल मैं बोलूँगा कि मेरी थॉट है कि सक्सेस जो है वो आपकी लाइफ में एक फुल स्टॉप की तरह आता है। मतलब एक फुल स्टॉप आपने कल लग गया तो मतलब आप खत्म। फिर उसके बाद मुझे ये लगता है कि आपकी लाइफ में सक्सेस कोमा की तरह आना चाहिए। एक प्रोसेस होना चाहिए। करेक्ट, क्योंकि इसके बाद और भी है, इसके बाद और भी है, फुल स्टॉप नहीं है। ये एक जर्नी है। करेक्ट, ये एक जर्नी है बिल्कुल। क्योंकि ज़रूरतें इंसान की कभी ख़त्म नहीं होती हैं। एक ख़त्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती नहीं हमारी। होती हैं, कभी नहीं होती हैं। रवीश जी, आपके इस 15 साल के करियर में कुछ तो ऐसे मेमोरेबल मोमेंट्स रहे होंगे जो आपको अभी तक याद हैं। और ये इंडस्ट्री बहुत बदनाम है, सब जानते हैं इसके बारे में, काफ़ी कुछ सुना है। तो कुछ ऐसे बुरे इंसिडेंट्स भी आपके साथ हुए हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे? एक्चुअली अच्छा बुरा तो इंसान की लाइफ में हमेशा रहता है और हर फील्ड में ये चीज़ें होती रहती हैं। बट मैं बुरे चीज़ों को मैं याद नहीं करना चाहता हूँ, बट लेकिन हाँ अच्छी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं आज भी। एक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं एक सीरियल कर रहा था विघ्नहर्ता गणेशा, और मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिवोटी हूँ, भगवान को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। तो मैं उसमें नेगेटिव एक रोल है किंग बाणासुर का, मैं उसको प्ले कर रहा था। और बाणासुर शिव जी का बहुत बड़ा भक्त रहा है अपने टाइम पर, और कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में उसके मंदिर भी हैं बाणासुर के। तो वो मैं प्ले कर रहा था। तो उसमें प्ले करते हुए एक्चुअली सीक्वेंस वो ऐसा आया था सीरियल में कि मैं गणेश जी की कहीं ना कहीं मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ उस कैरेक्टर में जो है। और जब वो चीज़ मेरे सामने होती थी या मैं करता था उस चीज़ को, तो मैं अंदर ही अंदर अपने आप को बहुत कोसता था मैं कि यार मैं मतलब कहते हैं ना कि इस लाइन में मैं आ तो गया हूँ, लेकिन मुझे वो चीज़ करनी पड़ रही है जो मैं नहीं चाहता हूँ या मैं जैसे मैं नहीं हूँ। बट भगवान जानता है कि वो अंदर वैसा कुछ है नहीं, आत्मा एकदम साफ सुथरी है। तो जब मैं वो कर रहा था उस वक्त मैं डायलॉग भी बोल रहा हूँ और अंदर अपने आप को कोस भी रहा हूँ कि मैं शिव जी को गणेश जी से सबसे पहले रख रहा हूँ, कि नहीं पहले गणेश जी के बाद पहले शिव जी की पूजा होगी, बाद में गणेश जी की होगी, इस तरह से उनकी आरती उतारी जाएगी। तो मुझे वो चीज़ बड़ी टेंशन देती थी अंदर ही अंदर, कि दुख देता था मैं। और वो सीक्वेंस एटलीस्ट 3-4 दिन चला है वो शूट के टाइम पे। तो जो बच्चा गणपति वो प्ले कैरेक्टर कर रहा था वो उसी कैरेक्टर में था, उनको वो सब सूंड वगैरह वो सब था जो भी है। जब वो सीन खत्म होता था मैं ऐसे हाथ जोड़ के बैठ जाता था उनके सामने कि प्रभु आप जिस भी रूप में हैं यहाँ पे जो भी हैं, आप बस मुझे क्षमा करें। मैं बस, आप पता है कि अंदर कैसा हूँ मैं, जैसा भी है, बट मैं ऐसा नहीं हूँ। और अभी भी देख रहे होगे मैं बोल रहा हूँ लेकिन मेरी आंखों में आंसू आ रहा है। तो वो चीज़ मैं बहुत कनेक्ट करता हूँ कि मैं ना चाह के भी किसी भी तरह से भगवान के खिलाफ या किसी भी तरह से मैं कोई भी ऐसा काम ना हो जो मतलब एक तरीके से मैं उनका बुरा बनूं या मैं कुछ ऐसा कुछ कह दूं कि जो नहीं होना चाहिए कभी भी जो है। तो वो चीज़ ऐसी हो जाती है कई बार, तो वो मोमेंट ऐसा है कि मैं कभी भूलता नहीं हूँ। और जो बच्चा प्ले कर रहा था गणेश जी का, तो वो बोला कि भैया आप इतना क्यों हो रहे हो ये वो सब। मैंने कहा नहीं यार, आप जो प्ले कर रहे हो ना, मैं उसको नमस्ते कर रहा हूँ, मैं वो मेरे लिए सबसे पहले हैं। और हम जब मुंबई में हम रह रहे हैं अभी, तो वहाँ गणेश चतुर्थी बनता है, गणेश जी की पूजा होती है। तो गणेश जी आते हैं घर पे, उनकी हम 1.5 दिन के आसपास पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो वो भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है हर साल उनके आशीर्वाद से। तो ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि जो एक्टर होते हैं, जो कलाकार होते हैं, वो बहुत इमोशनल होते हैं। और अगर आप इमोशनल नहीं हैं तो आप एक्टर नहीं हैं, क्योंकि आपके अंदर फिर इमोशंस आएंगे ही नहीं फिर किसी भी तरह के। तो इस तरह के बहुत सारे हैं मतलब सीन्स जो कभी कभी याद आ जाते हैं मुझे जो है। तो ये ऐसा है कि मैं कभी भूलता नहीं इसको जो है। तो ये कहीं ना कहीं आज भी मुझे झकझोर देता है कई बार जो है।
तो एक रील के सेट पे आपका रियल एक्सपीरियंस हुआ ये आप कह सकते हो जो है, मतलब वहाँ पे जितने भी लोग खड़े थे तो वो भी लोग बोलते हैं कि आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे मालूम है, लेकिन वो मैं ना रियल लाइफ में ना रियल लाइफ में मैं कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता इस चीज़ की। बट इससे ये आपके संस्कारों के बारे में भी पता चलता है। हाँ, ये आप कह सकते हैं, बट ये है कि मैं कहता ना कि इंसान अगर धार्मिक नहीं है, डिवोटी नहीं है, तो आप कुछ भी आप लाइफ में कितने बड़े इंसान बन जाएं, कोई मतलब नहीं है आपका जो है, कोई मतलब नहीं है। मैं आज भी देखता हूँ आप लोग अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, लाइक्स बढ़ाने के लिए आप हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते रहते हैं। बिल्कुल, वो गलत है। ऐसा होता है। नहीं यार, वो चीज़ गलत है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आप अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए आप इन चीज़ों को, आप दूसरे कास्ट के लिए बोलो, दूसरे रिलीजन के लिए बोलो, आप अगर हिम्मत है तो नहीं बोलेंगे। वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं ख़राब लगती है जो है। तो मैंने कहा आप उनके लिए नहीं बोल सकते तो एटलीस्ट अपने लिए भी मत बोलो यार। सही बात है। पब्लिसिटी के लिए आजकल लोग ऐसा करते हैं जो कि सही नहीं है। नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ। आप अपने माँ बाप के लिए बुरा बोल दोगे क्या? नहीं बोल पाओगे आप, तो भगवान के लिए क्यों बोलोगे? वो भी एक तरीके से माँ बाप है हमारे। रवि जी, हमने सुना है आपका एक प्ले आ रहा है सीता वनवास के नाम से। आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? वो किस पर्सपेक्टिव से है? सीता जी के पर्सपेक्टिव से है या रीटेलिंग ऑफ वही स्टोरी जो रामायण की हम अभी तक देखते और सुनते आए हैं, या कुछ नया देखने को मिलेगा हमें? इसमें जो हमने प्ले पूरे रामायण का जो पोर्शन उठाया है, वो उठाया है हमने सीता जी के लंका से आने के बाद। ओह, जी हाँ, जो इसको हम उत्तरकांड कहते हैं। उत्तरकांड। तो उसमें जब वो अपने अयोध्या में आती हैं और वहाँ पे जो अयोध्यावासी रहते हैं उनके सवाल रहते हैं वहाँ पे, जिसका बड़ा जिक्र होता है कि एक धोबी था, उसने ऐसे सवाल उठाया कि भाई इतने महीने वहाँ रहने के बाद आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो इनको बिना किसी परीक्षा के? यार ये है वो है, हमें भी परीक्षा देखनी है। काफी कंट्रोवर्शियल इशू है ऑब्वियसली। तो ये हमने उठाया उसमें, लेकिन हमने सीता जी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ को हमने दर्शाने की कोशिश की है कि अग्नि परीक्षा या कोई भी परीक्षा कब तक ओह और नाइस। क्यों देनी है। राम बंधे हुए थे अपनी कल्चर से, अपने पुराने वचनों से, या जो भी कि रघुरीत चली आए प्राण जाए पर वचन न जाए और समथिंग इस टाइप का जो है, तो उसमें बंधे हुए थे। वो तो अपने सिंहासन से बंधे हुए थे, जो उनके माँ बाप, उनके बाबा दादा जो है वो छोड़ के गए थे कि भाई तुम्हें इसको कंटिन्यू करना है वो आगे। अपने दायित्व से बंधे हुए थे। करेक्ट। तो वो चाहकर भी कोई डिसीजन नहीं ले पाए। एक तरह से देखा जाए सीता जी के लिए उन्होंने डिसीजन लिया प्रजा को आगे रख के, बिल्कुल। जनता को आगे रख के। तो आज के टाइम में हम ये देखें कि भाई सीता जी की गलती क्या थी? क्या ये गलती थी कि उन्होंने लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया? ये गलती थी कि राम जी को उन्होंने बोला कि आप हिरण पकड़ के लेके आओ? क्या गलती थी उनकी? जबकि वो परीक्षा दे के आ चुकी हैं वहां से, लंका से। राम जी उनको परीक्षा देने के बाद ही लेके आए हैं। हु आर यू? प्रजा को अगर पूछें कि भाई हुआ, आज के हिसाब से अगर पूछें कि भाई मेरा पड़ोस में मुझे कोई बोलता है कि भाई ये तुम ये करो, मैंने कहा हु आर यू यार? सही बात। मैं लेके आया हूँ ना उनको, मैं परीक्षा दे के आया हूँ, बात खत्म। यहाँ पे मैं राजा हूँ। बोलने को बोल सकते थे बट नहीं बोले, क्योंकि प्रजा ऊपर है, राजा से भी ऊपर प्रजा है। तो वो चीज़ है। तो हमने ये चीज़ दिखाई गई है इसमें कि सीता जी ही क्यों परीक्षा दें हमेशा। एक परीक्षा वो वहां दे के आ गई है, तो तुम लोगों के सामने क्यों परीक्षा दें? और परीक्षा भी ऐसी कि भाई आपको सीता जी का त्याग करना पड़ेगा। तो एक अलग, एक डिफरेंट एंगल से इसमें दिखाने की कोशिश करी गई है। इसमें मेन यही था कि इसमें वुमेन जो एम्पावरमेंट है उसको हमने कोशिश की है थोड़ा दिखाने की जो है। ओके। जी हाँ, प्ले बहुत अच्छा है। और जो इसके डायरेक्टर हैं वो एनएसडी के ही पास आउट हैं, श्री अतुल तिवारी जी। ओके। तो उन्होंने इसको अडेप्ट किया है, उसी को डायरेक्ट किया है इन्होंने। और जो इसके जो राइटर हैं वो क्या बोलते हैं, आगा अशर कश्मीरी करके हैं, जो अब रहे नहीं। कश्मीर वो अपने बनारस में वो पले बड़े हैं, तो उन्होंने बचपन से सारी चीज़ें देखी हैं। तो उसी चीज़ को उन्होंने इसमें राइट डाउन किया है कि सीता ही क्यों परीक्षा दे, पहले भी और आज भी क्यों। तो ये जो प्ले हम लोग कर रहे हैं इसमें हमने थोड़ा पारसी टच भी दिया है। जो इसके डायलॉग्स हैं वो थोड़ा राइम में हमने रखने की कोशिश की है, उसको पोइट्री थोड़ा फील दिया है। तो ये मेरे लिए थोड़ा अलग और न्यू एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी भी इस तरह के डायलॉग्स नहीं बोले हैं राइमिंग में और पोइट्री फॉर्म में।
जो कि काफ़ी मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात, आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड फील के साथ बोलना है और एकदम क्लियरिटी के साथ, ताकि आपको जो लास्ट में जो बंदा बैठा हुआ है उस तक भी आपकी आवाज़ पहुंच सके, आपके वर्ड्स पहुंच सके, आपका इमोशन पहुंच सके उन वर्ड्स के थ्रू। तो वो बहुत हार्ड भी रहा है। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो मैं उसके करीब 8-9 शोज़ में कर चुका हूँ सीता बनवास के। तो एक तरीके से वो अभी थोड़ा फ्लो में आ गया है और आत्मा में बैठ चुका है, एक तरह से देखा जाए तो फिलहाल तो यही है प्ले के काफ़ी बारे में। मुश्किल है, लेकिन इसके डायलॉग्स याद करना ऑन स्टेज थिएटर में ऐसे बोलना इतने सारे लोगों के सामने, हाँ, दैट टू इन पोएटिक फॉर्म। करेक्ट। उसका एक्चुअली एक छोटा सा मैं पोर्शन आपको सुनाना चाहता हूँ कि राम जी आते हैं और राम जी बोलते हैं कि कहीं राम की और राम राज्य की निंदा तो नहीं। तो मैं बोलता हूँ कि निंदा, वो भी श्री राम की निंदा। वो राम जो पाप के रावण का एक एक पल में संहार करें, वो राम जो अपने चरणों से इस धरती का उद्धार करें, वो राम जो दुख में डूबों को भवसागर से पार करें, वो राम जिनकी शेष सुरेश महेश सभी जयकार करें, उस राम की निंदा जगत किस भांति प्रभु स्वीकार करें। बिल्कुल, सुनने से ही महसूस हो रहा है कि वो क्या ऑरा क्रिएट होता होगा उस समय जब ऐसा होता होगा। करेक्ट। और दूसरी बात कि प्ले की जो शुरुआत है वो मेरे डायलॉग से ही हो रही है। तो सर मुझे बोलते हैं कि तू ही मेरा मतलब एक तरीके से फर्स्ट बेस्ट बैट्समैन है और तेरे ऊपर ही सब दारोमदार है। और स्टार्टिंग के जो फर्स्ट हाफ जो प्ले का है उसके चारों सीन, उन चारों सीन को मैं ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। और बस इसमें मुझे ये मैं कह सकता हूँ कि मुझे इसमें अपनी भक्ति दिखाने का और सारे इमोशंस दिखाने का मुझे मौका मिला है। तो मैं तो वैसे भी डिवोटी हूँ राम जी का और बहुत वो भी, तो एक तरीके से मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ मेरे थिएटर ग्रुप अंक के लिए और अपने अतुल सर के लिए और प्रीता माथुर जो अंक की जो डायरेक्टर हैं आज की डेट में, तो वो प्रोड्यूसर हैं इस प्ले की। तो उन्होंने मौका दिया तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। वेरी नाइस। आज भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, क्या आप उन्हें कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए? प्लस ऐसे भी कुछ पेरेंट्स हैं जो आज भी अपने बच्चों को इस प्रोफेशन में नहीं भेजना चाहते हैं, ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों के मन को पढ़ें, दिल को पढ़ें, उनको जो बनना है उनको बनने दें, उसमें सपोर्ट करें, ना कि उसमें कोई भी अड़चन लेके आए। वो अपने ड्रीम्स, अपने जो उनके जो वो बनाना चाहते हैं उसको ना थोपें उन पे, क्योंकि बच्चों का देखना चाहिए कि उनको किस तरफ रुझान है, उनका किस तरफ उनका जाने का मन है, किस फील्ड में जाने का मन है, उसके लिए सपोर्ट ज़रूर करें। और बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा अगर इस लाइन में आपको आना है तो आप सबसे पहले पहले तो कहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई को पूरा करें, जो मेन है, अपनी स्टडी पूरी करें। उसके बाद आप कोशिश करें कि आप इसमें अगर आप आना चाहते हैं तो आप प्लेस वगैरह देखें, प्लेस की जो बुक्स होती हैं वो पढ़ें, आप अपनी ज़बान पे काम करें, आप क्लासेस लें उर्दू की। और क्योंकि हमारी इसमें हिंदी की डिक्शन और उर्दू की डिक्शन बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचा पाओगे। और प्लेस जितने देख सकते हैं आप, दिल्ली में आप थिएटर होता है वहाँ जाके देख सकते हैं। और कोशिश करें कि आप एकदम ज़ीरो बन के आप मुंबई ना जाएं, थोड़ा नॉलेज गेन करके आप जाएं। और कोशिश करें कि मुंबई भी जा रहे हैं तो वहाँ भी कोई अच्छा ग्रुप आप ज्वाइन करें और उसके थ्रू आप अपने थिएटर को कंटिन्यू रखें। और क्या होता है कि थिएटर आपके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग लेवल पे लेके जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं स्टेज पे कभी कुछ बोल पाऊंगा या मैं इस तरह के पॉडकास्ट पे कभी बोल पाऊंगा जब मैं स्कूल में पढ़ता था। बट धीरे धीरे ये चीज़ें आने लगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही उस पर चला जाता है जब आप थिएटर करते हैं या कुछ लोगों से मिलते हैं या आप थिएटर देखते भी हैं। देखना भी बहुत बड़ी चीज़ है, बिल्कुल, देख के भी बहुत कुछ सीखता है इंसान। तो ये कभी भी कोशिश ना करें कि आप किसी भी आप ग्रुप में जा रहे हैं तो आप ये कि भाई मुझे अब पहले दिन ही जा करके मुझे रोल मिल जाएगा, पहले दिन ही जा करके मुझे स्टार बना देंगे ये लोग, ये सब नहीं होता है। आप हर ग्रुप के लिए आप नए हैं, भले ही चाहे आप कितने भी प्लेस आप करके आ चुके हों, स्टार्ट में आपको बैक स्टेज करना ही पड़ेगा। जैसा आपने शुरू में कहा था कि सब्र रखना पड़ेगा। सब्र रखना पड़ेगा आपको। बैक स्टेज के बिना आपकी वो जो डेडिकेशन है, जो आपका कहते हैं कि एक काम के प्रति आपका एक रुझान है और आपकी ईगो, ये सारी चीज़ें आपकी वो देखते हैं जो वहाँ पे लोग हैं
कि हाँ ये बंदा कितना सीरियस है इस चीज़ को लेकर के। सही बात है। हमें आज भी बोलते हैं कि आप जब भी एंटर करते हो अपने शूज़ आप बाहर निकाल के आओ। इवन इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी ईगो बाहर उतार के आओ। जैसा हम मंदिर में करते हैं। करेक्ट। तो हमारे लिए वो मंदिर ही है, थिएटर हमारे लिए मंदिर ही है। हमें कभी भी डायरेक्टर बोल देता कि अरे यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है, उठा के वहाँ रखो इसको, ये इसको कचरे में डालो, ये सब जो भी है, तो उसमें कोई भी किसी तरह की कोई शर्म या इस तरह का कुछ फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए मंदिर है। बिल्कुल। और वहाँ हम सीखने जा रहे हैं। सही बात है। तो कभी भी जो बच्चे इस लाइन में जाना चाहते हैं, वो पहली चीज़ तो यही है कि ईगो और अपना जो घमंड है, जो भी इस तरह का जो भी कुछ है, वो सब बाहर रख के जाएं, तभी आप इसमें सीख पाओगे, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। हाँ, ये एक अलग चीज़ है कि भाई आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हैं, तो फैमिली का पैसा आप लगा करके आप लॉन्च हो जाएं, बट बिना सीखे अगर आप लॉन्च होंगे तो फिर तो वही बात है कि आप एक प्रोजेक्ट में आ जाएंगे, फिर नेक्स्ट में आपको कोई लेगा कि नहीं लेगा, लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ऐसे तो हमारे सामने बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें एग्जिस्टिंग एस्टैब्लिश्ड फिल्म स्टार के बच्चे भी लॉन्च नहीं हो पाते हैं, तो पैसा आई डोंट थिंक काम आएगा उनके केस में। वो मेहनत और डेडिकेशन ही है जो उनको आगे लेके जाएंगी। करेक्ट। रवि जी, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिला, जो कि मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस थे, आज वो क्लियर हुए, और एक आइडिया भी लगा कि आगे वाली जनरेशन अगर इस इंडस्ट्री में जाना चाहती है, कुछ करना चाहती है, तो बहुत स्कोप है, करा जा सकता है। बिल्कुल। अब आपका आने वाला एक प्ले है सीता वनवास, जिसके बारे में आपने मुझे बताया, जो फरवरी में आने वाला है। डेफिनेटली मैं भी देखूंगी और मैं कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें और उससे कुछ सीखें। अब जब भी आप नेक्स्ट टाइम मेरठ में आएंगे, हम आपसे दोबारा ज़रूर बात करेंगे। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, और मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरठ आऊँ तो हम लोग मिलें, वापस से पॉडकास्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद। तो इस पॉडकास्ट का हम अंत यहीं करते हैं। नमस्कार।